एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। सुबह शारिक की आंख खुली तो 8 बज चुके थे। उसने आंखें मलते हुए इधर उधर देखा। समीना सो रही थी। वो एक झटके से उठ गया। समीना को 7:30 बजे कॉलेज जाना था और वो अभी तक सो रही थी। शायद रात को देर तक जागने की वजह से सुबह जल्दी उसकी आंख न खुल सकी। वो दरी से उठकर समीना के पलंग के करीब आ गया। उसने झुककर समीना को हिलाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने हौले से पुकारा, समीना उठो, 8 बज चुके हैं। उसके साथ ही वो चौंक गया। उसने हाथ समीना के कंधे से उठाकर पेशानी पर रख दिया। समीना बुखार में फुनक रही थी। वो उसे आहिस्ता आहिस्ता से हिलाने लगा। समीना, समीना, आंखें खोलो। समीना ने कसमसाकर आंखें खोल दी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। शारिक उसकी पेशानी पर हाथ फेरने लगा। बोला, तुम्हें तेज बुखार हो रहा है समीना। समीना के मुंह से कराह हंसी निकली। टाइम क्या हुआ है? शारिक ने बताया, 8 बज चुके हैं। समीना बोली, ओह, मुझे कॉलेज से देर हो रही है। ये कहते हुए उसने उठने की कोशिश की। शारिक बोला, नहीं नहीं, तुम्हें तेज बुखार हो रहा है। तुम आज कॉलेज नहीं जा सकोगी। आराम से लेटी रहो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। कुछ खा पी लो तो मैं किसी डॉक्टर को ले आऊं। समीना बोली, डॉक्टर को लाने की जरूरत नहीं है। मेज की दराज में गोलियां रखी हैं, गोली खा लूंगी, बुखार उतर जाएगा। शारिक ने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया और किचन में आकर चाय बनाने लगा। चाय के साथ वो बिस्किट का डिब्बा भी उठा लाया था। उसने सहारा देकर समीना को बिस्तर पर बिठाया। 1-2 बिस्किट खिलाने के बाद उसने समीना को पॉन्स्टॉन की 2 गोलियां खिला दी। उसे समझने में देर न लगी कि समीना को बुखार खौफ की वजह से हुआ था। एक तो कल सलमान वाला वाकया और फिर रात को गली में चोरों का हंगामा। समीना डर गई थी और ये बुखार उसी डर और खौफ का नतीजा था। समीना का ख्याल दुरुस्त था। 10 बजे के लगभग उसका बुखार कम होना शुरू हो गया, लेकिन शारिक ने उसे बिस्तर से न उठने दिया। दोपहर के लिए खाना भी वो होटल से जाकर ले आया था। शाम 5 बजे के लगभग समीना का बुखार बिल्कुल उतर गया। वो अगरचे कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन उठकर कामकाज में मसरूफ हो गई। समीना जब घर पर होती तो पड़ोस में से कोई ना कोई औरत जरूर आ जाया करती थी, लेकिन उस रोज पड़ोस की कोई औरत ना आई। वैसे भी समीना ने महसूस किया था कि जिस दिन से पुलिस का चक्कर चला था उस रोज से उसके घर में पड़ोस की औरतों की आमदोरफ्त कम हो गई थी। समीना ने ये बात भी नोट की थी कि जब वो घर से निकलती थी तो मोहल्ले की कोई औरत मिल भी जाती तो वो उससे कतरा कर निकलने की कोशिश करती। शाम 6 बजे के लगभग शारिक घर पर ही था। समीना थोड़ी देर के लिए गुराया साहब के घर चली गई। उस वक्त गुराया घर पर नहीं था, अलबत्ता पड़ोस की एक औरत उसकी बीवी के पास बैठी हुई थी। मिसेस गुराया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पता चला था कि आज तुम घर पर ही हो। मैंने कई मर्तबा तुम्हारे यहाँ आने को सोचा मगर घर से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिली। कैसी हो तुम? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? समीना बोली, बस आंटी बुखार हो गया था, कॉलेज भी नहीं जा सकी। दूसरी पड़ोसन ने कहा, तुम्हारा ये कजन सुना था 1 दिन के लिए आया था, लेकिन वो कई रोज से यहीं है। समीना बोली, आंटी उनका साबुन का बिजनेस है। यहाँ वो जिस फैक्ट्री से माल मंगवाते थे उनके साथ हिसाब किताब में गड़बड़ थी, जिसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ा। शायद 1-2 दिन और रहेंगे। वो पड़ोसन कुछ देर और बैठी रही। इस दौरान उसने एक ऐसा जुमला कहा था जिसके अल्फाज समीना को निश्तर की तरह चुभते हुए महसूस हुए थे। उसे समझने में देर न लगी कि उन लोगों को शारिक का यहाँ रहना पसंद नहीं था। समीना उस मकान में तकरीबन 2 साल से रह रही थी। इस दौरान कभी कभार उसका छोटा भाई लाहौर से आ जाया करता था। 2 साल में 2 या 3 मरतबा उसके वालिद भी आए थे। उसके घर आने वाले सिर्फ यही 2 मर्द थे जिन्हें मोहल्ले वाले अच्छी तरह जानते थे। मोहल्ले वाले भी उन दोनों से बड़े खुलूस और अखलाक से मिलते थे। उसके वालिद जब भी यहाँ आते थे मोहल्ले के 2-3 घरों में उनकी दावत जरूर होती, लेकिन शारिक के आने के बाद सूरत हाल बदल गई थी। उसके साथ ही पुलिस का चक्कर भी चल निकला था और मोहल्ले वाले उससे कुछ खिंचे खिंचे रहने लगे थे। पड़ोसन की उस एक बात से उसने मोहल्ले वालों की नाराजगी का अंदाजा लगा लिया। वो कुछ देर वहीं बैठी रही और फिर उठकर घर वापस आ गई। पड़ोसियों के इस तर्ज अमल से समीना का दिल कट कर रह गया। वो अपने दिल में खौफ सा महसूस करने लगी। उसके दिल में एक चोर सा था। वो मोहल्ले वालों की नजरों में गिरती जा रही थी और इसकी वजह शारिक था। शारिक के आने से पहले ये सूरत हाल नहीं थी। उस रात न शारिक उसके घर में आता और ना ये सारा चक्कर चलता। अब तो वो इस चक्कर में इस तरह फंस गई थी कि निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। वो अब शारिक के जुर्म में बराबर की शरीक थी। सलमान एडवोकेट के कत्ल में उसका भी हाथ था। 8 बजे के लगभग शारिक घर से चला गया तो समीना सोचने लगी कि क्यों ना वो घर तब्दील कर ले।
लेकिन उसके ख्याल में ऐसा करना बेकार था। वो कहीं भी चली जाए शारिक उसे ढूंढ निकालेगा। वो नौकरी छोड़कर चली जाए शारिक तब भी उसे तलाश कर लेगा। शारिक घर से निकलकर सीधा मनरो सिनेमा के पुल पर पहुंचा। सादिक हस्बे मामूल होटल की मखसूस मेज पर बैठा अपना बिजनेस शुरू कर चुका था। वो शारिक को देखते ही बोला, कहाँ गायब हो गए थे शारिक बाबू? कुछ पता चला है लाहौर में क्या हो रहा है? शारिक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बोला, क्या हो रहा है? सादिक बोला, छांगा को गोली लगी है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। कल रात उसका बंदा आया था, वो मरने से पहले तुमसे मिलना चाहता है। शारिक ने पूछा, क्या हुआ? गोली कैसे लगी? क्या पुलिस? सादिक ने उसकी बात काट दी। बोला, नहीं, छांगा और जीरे में कोई झगड़ा हो गया था, जीरे ने उस पर गोली चला दी। जवाब में छांगे ने भी जीरे पर गोली चला दी। जीरा तो मर गया मगर छांगा अभी तक जिंदा है। बात पुलिस तक नहीं पहुंची, जीरे की लाश गायब कर दी गई थी। शारिक उछल पड़ा। बोला, जीरा? वो तो छांगे का सबसे ज्यादा काबिल एतमाद आदमी था, उनमें झगड़ा कैसे हुआ? सादिक बोला, ये कारोबार ही ऐसा गंदा है शारिक बाबू, इस कारोबार में तो बाप और बेटे को भी एक दूसरे पर एतमाद नहीं रहता। तुम फौरन ही लाहौर चले जाओ। शारिक बोला, ठीक है, मैं आज रात ही लाहौर जाता हूँ। वो सादिक के पास ज्यादा देर नहीं बैठा था, चाय का एक कप पिया। इस दौरान वो सादिक से मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सादिक को ज्यादा तफसील मालूम नहीं थी कि छांगा और जीरे के दरमियान किस बात पर झगड़ा हुआ था। वो सीधा घर वापस पहुंचा। उस वक्त 9:45 बजे थे। समीना मेज के सामने कुर्सी पर बैठी कुछ कागजात दुरुस्त कर रही थी। दरवाजा खोलने के बाद वो फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। शारिक आते ही अपने बिखरे हुए कपड़े समेटने लगा। समीना कनखियों से उसकी तरफ देख रही थी। उसे अपने कपड़े समेटते देखकर समीना के दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई, लेकिन उसने शारिक से कुछ न पूछा और अनजान बनी बैठी रही। शारिक ने उसके करीब आकर कहा, समीना, मैं लाहौर जा रहा हूँ, चंद रोज के बाद वापस आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करोगी? समीना के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। बोली, इंतजार? शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, एक बात जहन में रखना, मैं और तुम एक ऐसे राज से वाबस्ता हैं जिसका खुल जाना हम दोनों की मौत का बायस बन सकता है। मुझे यकीन है कि तुम अपनी जबान पर काबू रखोगी। समीना जवाब देने की बजाय खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। शारिक ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बोला, अगर मामला अहम न होता तो मैं तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर न जाता, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगा। शारिक ब्रीफकेस संभाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। समीना अपनी जगह बैठी रही। शारिक ने दरवाजे के करीब रुककर उसकी तरफ देखा और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी समीना कुछ देर तक अपनी जगह पर बैठी रही। फिर उसने उठकर दरवाजा बंद किया और कमरे में आकर बिस्तर पर ढेर हो गई। उसका दिल भर आया, बर्दाश्त के सारे बंधन टूट गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। समीना के ख्याल में अपनी बर्बादी की जिम्मेदार वो खुद थी। उस रोज शारिक के जाने के बाद अगर वो पुलिस को सब कुछ बता देती तो उसे ये दिन न देखना पड़ता, लेकिन शारिक की मासूमियत उसे ले डूबी थी। ये जानते हुए भी कि वो कातिल है, वो उसके सामने झुक गई थी और अब इस अजाब में फंस गई थी। शारिक को घर से निकलकर दूसरी गली में मुड़ते ही रक्षा मिल गया। माई दी झुग्गी में लारी अड्डे के सामने रक्षे से उतरते ही कई हॉकरों ने उसे घेर लिया। कोई पेशावर की आवाज लगा रहा था, कोई झंग की, कोई सरगोदा की, कोई लाहौर की और कोई सियालकोट की। पंजाब में बसों पर सफर करना कोई मसला नहीं था। 24 घंटे हर शहर के लिए हर वक्त ट्रांसपोर्ट दस्तयाब थी। शारिक उस हॉकर के साथ चल पड़ा जो लाहौर की आवाज लगा रहा था। लाहौर के लिए रवानगी के लिए कई बसें तैयार खड़ी थी। हॉकर उसे तीसरी कतार में बस के करीब ले आया, जहां बस के करीब ही एक छोटी सी मेज कुर्सी बिछाए बुकिंग क्लर्क बैठा हुआ था। शारिक ने टिकट खरीदा और बस में सवार हो गया। रात 1:30 बजे के करीब बादशाही मस्जिद वाले मोड़ पर वो बस से उतरा। उसे रक्षा मिलने में भी ज्यादा देर न लगी थी, लेकिन जब वो मुजंग पहुंचा तो 3 बज चुके थे। छांगे के अड्डे पर सिर्फ 2 आदमी थे। शारिक ने रफीक नामी आदमी से पूछा, छांगा कहाँ है, उसकी हालत कैसी है? रफीक ने कहा, छांगा यहाँ तो नहीं है शारिक बाबू, वो मासी मेहरा के घर पर है, उसकी हालत अच्छी नहीं है। चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं, वो जब भी होश में आता है तुम्हारे बारे में ही पूछता है। शारिक ने ब्रीफकेस एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए कहा, चलो। वो तवेले से निकलकर एक तवील चक्कर काटते हुए पिछली तरफ आ गए और मुख्तलिफ गलियों में घूमते हुए एक मकान के सामने रुक गए। ये वही मकान था जहां अड्डे पर हमले वाली रात खुफिया रास्ते से फरार होकर उन्होंने पनाह ली थी। दस्तक के जवाब में दरवाजा खुलने में 2 मिनट से ज्यादा न लगे, जिसका मतलब था कि मकीन जाग रहे थे। दरवाजा खोलने वाले ने पूछा, क्या बात है फीके, तुम क्यों आए हो? फीके ने कहा, शारिक बाबू आया है, मैंने सोचा इसको अभी पहुंचा दूं। उस शख्स ने कहा, ठीक है अंदर आ जाओ, मगर अपना मुंह बंद ही रखना। छांगा अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है, रात सारी जाग कर गुजारी है उसने, बड़ी तकलीफ में। शारिक ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा, कैसा हाल है उसका? उसने दरवाजा खोलने वाले को पहचान लिया था। वो गामा था जो बज़ाहिर तांगा चलाता था, मगर छांगे का एजेंट था और हेरोइन के साथ असलहे का गाहक भी तलाश किया करता था। गामा बोला, उसकी हालत अच्छी नहीं है शारिक बाबू, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है,
गोली कल से उसके फेफड़े में फंसी हुई है। शारिक के लहजे में हैरत थी। बोला, फेफड़े में? इसे अस्पताल क्यों नहीं ले गए? गामे ने कहा, छांगे को अस्पताल ले जाने का मतलब ये होता कि सब लोग इस वक्त अंदर होते। हम लोगों की जिंदगी ऐसी होती है शारिक बाबू, चोरी छुपे जीते हैं और चोरी छुपे मर जाते हैं, या पुलिस के हाथों अगले जहान पहुंचा दिए जाते हैं। वो एक कमरे के दरवाजे पर आ गए। दरवाजा भिड़ा हुआ था। गामे ने उंगली होंठों पर रख कर शारिक को खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्तगी से दरवाजा खोल दिया। सामने चारपाई पर छांगा सो रहा था, यहाँ बेहोश पड़ा था। उसके जिस्म पर कमीज नहीं थी। पेट और सीने पर चौड़ी पट्टी बंधी हुई थी, जिसका कुछ हिस्सा खून से सुर्ख हो रहा था। एक आदमी चारपाई के करीब कुर्सी पर बैठा हुआ था। दूसरी कुर्सी खाली थी। वो आदमी शारिक को देख कर उठ खड़ा हुआ। उसने भी होंठों पर उंगली रख कर शारिक को खामोश रहने का इशारा किया। शारिक खामोशी से खाली कुर्सी पर बैठ गया और छांगे की तरफ देखने लगा। उसके जख्म से गालिबन खून बहुत ज्यादा बह चुका था। चेहरा बिल्कुल जर्द हो रहा था। शारिक को वहां बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि गामे ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया। वो उठकर गामा के साथ दूसरे कमरे में आ गया, जहां चारपाई पर एक आदमी सोया हुआ था। गामे ने उसे झंझोड़ कर जगाया। गामे ने कहा, जाओ ये चाय बना के ला, शारिक बाबू आया है। वो आदमी बड़बड़ाता हुआ कमरे से निकल गया। मासी को जगा देते, तुम्हें पता है मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोया था। उस कमरे में 2 कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। शारिक ने अपना ब्रीफकेस आतिशदान के कार्नस पर रख दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये कुछ कैसे हो गया गामे? क्या जीरे के साथ झगड़ा इतना ही संगीन हो गया था कि दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी? गामा बोला, हाँ शारिक बाबू, कुछ ऐसा ही मामला था। शारिक बोला, मगर इन दोनों में झगड़ा हुआ कैसे? छांगा तो जीरे को अपने बेटे की तरह समझता था। गामा बोला, छांगा वाकई उसे अपना बेटा समझता था। उसने हमेशा जीरे पर एतमाद किया। सारा माल और लाखों रुपए की रकम उसके कब्जे में रहती थी और कभी एक पाई का हेर फेर नहीं किया। लेकिन परसों छांगे को पता चला कि उसके खुफिया ठिकाने से 20 किलो हेरोइन गायब है। उस खुफिया ठिकाने के बारे में छांगे के अलावा सिर्फ तुम्हें मालूम है या जीरे को? छांगे ने उस हेरोइन के बारे में जीरे से पूछा तो वो साफ मुकर गया और कहा कि हेरोइन शारिक बाऊ ने गायब की होगी। इस जवाब पर उनमें बात बढ़ गई, क्योंकि छांगे ने एक दिन पहले ही नया माल मंगवा कर रखा था और तुम कई दिन पहले कहीं चले गए थे। जीरे को यह पता नहीं था कि तुम कहीं गए हुए हो और माल भी एक दिन पहले ही आया था। जब बात बढ़ गई तो जीरे ने छांगे को धमकी दी कि वो इस मामले को ज्यादा न बढ़ाए, वरना वो पुलिस को बता देगा कि डीएसपी को किसने अगवा किया था और उसे कहाँ रखा गया था और उसे कत्ल किसने किया। उसकी ये धमकी सुनकर छांगा उस वक्त तो खामोश हो गया, मगर कल उसने जीरे को फिर पकड़ लिया। उन दोनों में गर्मी आ गई। छांगे ने पिस्तौल निकालकर उसे धमकी दी कि अगर माल वापस न किया तो वो उसे गोली मार देगा। वो तो शायद महज धमकी दे रहा था, मगर जीरे ने पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। गोली छांगे के पेट में लगी। छांगे ने भी गोली चला दी। जीरे की खोपड़ी उड़ गई और वो उसी वक्त खत्म हो गया। हमने उसकी लाश गायब कर दी और जख्मी छांगे को यहाँ ले आए। मैं खुद जाकर डॉक्टर अनवर को ले आया था। ऐसे मौकों पर वही काम आता है। उसने छांगे को अस्पताल ले जाने को कहा, क्योंकि ऑपरेशन के बगैर फेफड़े में फंसी हुई गोली नहीं निकल सकती। छांगा उस वक्त होश में था। उसने मना कर दिया कि उसे अस्पताल न ले जाया जाए। अब डॉक्टर उसका इलाज तो कर रहा था, मगर आज तो उसने भी कह दिया कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। अगर चंद घंटे भी निकाल ले तो गनीमत होगा। छांगा जब भी होश में आता है तुम्हें बड़ा याद करता है। हमें पता ही नहीं था कि तुम कहाँ हो। कल एक मर्तबा जब होश में आया तो उसने कहा कि तुम सादिक के पास फैसलाबाद गए हुए हो। मैंने कल रात ही एक बंदे को फैसलाबाद भेज दिया। अच्छा हुआ तुम आ गए। शारिक बोला, मुझे आज रात 9 बजे पैगाम मिला था। वो मजीद कुछ कहना चाहता था कि वो आदमी चाय लेकर आ गया। शारिक उसे देखकर खामोश हो गया। गामे ने उसे चाय लेते हुए कहा, जा तू बरांडे में जाके सो जा। यहाँ शारिक बाबू थोड़ी देर आराम करेगा, थका हुआ आया है। शारिक ने उस आदमी के जाने के बाद पूछा, यहाँ की सूरत हाल क्या है? उसने गामे के हाथ से चाय का कप ले लिया। गामे ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, यहाँ तो बड़ी गड़बड़ है। लाहौर की सारी ड्रग माफिया बरादरी को पता चल गया है कि छांगा करीबुल मर्ग है। अभी से साजिशें शुरू हो गई हैं। शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, कैसी साजिशें? गामा बोला, मार्केट पर कब्जा करने की साजिशें। शेरा पहलवान को तो तुमने इस बिजनेस से आउट किया था। इसका सबसे ज्यादा फायदा छांगे ने उठाया। छांगा इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी पार्टी है। लोगों को उसकी मौत का यकीन हो चुका है। मार्केट पर कब्जा करने की साजिश शुरू हो गई है। माझा गुज्जर सबसे ज्यादा सरगर्म है। वो अभी से छोटे व्यापारियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। शारिक ने कहा, मगर माझा गुज्जर तो छांगे का बहुत गहरा दोस्त है। गामे ने कहा, इस कारोबार में कोई दोस्ती कोई रिश्तेदारी नहीं होती शारिक बाबू, सब एक दूसरे की ताक में रहते हैं। छांगे की आंखें बंद होते ही देखना यहाँ क्या होता है। शारिक ने पूछा, क्या पुलिस को अभी तक छांगा और जीरे के बारे में पता नहीं चल सका? गामा बोला, सबको पता है, लेकिन ऐसे मौकों पर पुलिस खामोश ही रहती है।
छांगे के मरने के बाद पुलिस तुमसे मामला तय करने की कोशिश करेगी। शारिक ने हैरत से उसकी तरफ देखा, बोला मुझसे? गामा बोला हाँ तुमसे। पहले लोगों का ख्याल था कि छांगे के बाद जीरा उसका जानशीन होगा, लेकिन जब से तुम आए हो लोग समझने लगे हैं कि छांगे की गद्दी तुम संभालोगे, क्योंकि हर जगह तुम्हें छांगे के साथ देखा जा रहा है। और अब छांगा के हाथों जीरे के कत्ल के बाद तो लोगों को यकीन हो गया है, और सुना है कि कुछ लोग तुम्हारी तलाश भी कर रहे हैं ताकि तुमसे कोई बात कर सकें। शारिक ने पूछा, क्या छांगे ने कभी तुमसे इस किस्म की बात की है? गामा बोला, आज शाम को उसने मेरी और नियामत की मौजूदगी में कहा था कि उसके बाद हम लोग शारिक की बात माना करें। शारिक दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि ड्रग माफिया में जितने भी बड़े व्यापारी थे उन्हें डॉन की हैसियत हासिल थी। ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ड्रग ट्रैफिकिंग के साइंटिफिक उसूलों से वाकिफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने मनशियात और असलहे की खरीदो फरोख्त के अपने तरीके बना रखे थे जिनमें वो कामयाब भी थे। गामे ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो शारिक बाबू, मैं छांगे वाले कमरे में जाकर बैठता हूँ। अगर वो होश में आ गया तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। शारिक बोला, ठीक है, मैं वाकई बड़ी थकन महसूस कर रहा हूँ। गामे के जाने के बाद शारिक चारपाई पर लेट गया। वो कुछ देर तक छांगा और मौजूदा सूरत हाल के बारे में सोचता रहा। फिर नींद से उसकी आंखें बंद होने लगी। सुबह 7 बजे गामे ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया। जल्दी करो शारिक बाबू, छांगा होश में आ गया है, वो तुम्हें बुला रहा है। शारिक चारपाई से उतरकर नंगे पैर चलता हुआ गामे के साथ छांगे वाले कमरे में आ गया। छांगा चारपाई पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। शारिक को देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शारिक कुर्सी घसीट कर उसके करीब बैठ गया। शारिक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कैसे हो? ये सब कुछ कैसे हो गया? छांगे ने कमजोर सी आवाज में कहा, यही बताने के लिए तुम्हें बुलाया है। फिर गामे और दूसरे आदमी से बाहर जाने को कहा। उनके जाने के बाद शारिक ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया। छांगा चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर कमजोर सी आवाज में कहने लगा, मेरे खिलाफ इस साजिश में माझे गुज्जर का हाथ है। शारिक ने हैरत से उसकी तरफ देखा, बोला, माझा गुज्जर? वो तो... छांगे ने उसकी बात काटी, बोला, तुम उसे नहीं जानते। जीरा मुझसे नाराज था क्योंकि मैं उसकी जगह तुम्हें अहमियत देने लगा था। माझा गुज्जर किसी ऐसे ही मौके की ताक में था। उसने जीरे के कान भरना शुरू कर दिए और बिलाखिर जीरे को तोड़ने में कामयाब हो गया। जीरे ने पहले 20 किलो हेरोइन गायब की, फिर डीएसपी के कत्ल के हवाले से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसने मुझे कत्ल करना चाहा मगर खुद मर गया। मैं भी बस थोड़ी देर का मेहमान हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे बाद अब तुम ही को ये सब कुछ संभालना है। मैंने गामे वगैरह से कह दिया है। ये लोग काबिल एतमाद आदमी हैं, लेकिन इन पर अंधा एतमाद भी नहीं किया जा सकता। माझा गुज्जर जैसे लोगों से होशियार रहना। ये यार मार किस्म के लोग हैं। लाहौर की ड्रग मार्केट पर कब्जा करने के लिए ये लोग तुम्हारे खिलाफ भी बड़े अजीबोगरीब हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तुम पढ़े लिखे हो, ज़हीन हो। मुझे यकीन है तुम इन लोगों से निमट लोगे। तवेला आबाद रहना चाहिए। शारिक उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर सहलाने लगा। बोला, फिक्र मत करो छांगे, तुम ठीक हो जाओगे। छांगे ने कहा, जिस शख्स के फेफड़े में गोली अटकी हुई हो और ऑपरेशन भी ना हो, वो कैसे जिंदा रह सकता है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो फिर बोला, मजार के तहखाने का रास्ता तुम्हें मालूम है। सब कुछ वहीं पर है, असला, हेरोइन और रकम भी। पेशावर की एक पार्टी से तुम वाकिफ हो चुके हो, उससे राब्ता रखना, वो तुम्हें माल सप्लाई करता रहेगा। तुमने छांगे का जानशीन बनकर ये साबित करना है कि किसी से कमजोर नहीं हो। थोड़ी देर बाद गामे वगैरह को भी अंदर बुला लिया गया। छांगे ने उनसे वादा लिया कि वो शारिक बाऊ के अहकामात की तामील करेंगे। उसी दोपहर छांगा मर गया। शाम को उसे खामोशी से दफन कर दिया गया। उसके जनाजे में सिर्फ चंद आदमी शरीक थे, जिनमें माझा गुज्जर भी शामिल था। छांगे की तदफीन के दूसरे ही दिन सरगर्मियां शुरू हो गईं।